हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जुलाई। मैं मोहम्मद इलियास आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। कल के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 18 था, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रह गया था, आज हम पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक दो और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने आपको कल बता दिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे मैंने आपसे कल कहा था, 18 लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है तो वो यहाँ पे पड़े हुए एटम से, जो इमूवेबल जो एटम्स होता है, जो आयन्स होता है, वो इनके साथ टकराता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे टकरा रहा है, फिर जाके यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो जो टू सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम रहेगा, उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और हम इसे टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, तो कभी भी हमें अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेते हैं। उसमें से एक इक्वेशन का हम सहारा लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है v, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a होता है एक्सेलरेशन, और t होता है टाइम। ठीक, तो इसी तरह से हम यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनका फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम आखिर में उनका एवरेज निकाल के एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है, तो हम इनका आखिर में एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लेते हैं ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी है v2 फाइनल वेलोसिटी। इसका ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी है v3। इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। मान लेते हैं ये vn इलेक्ट्रॉन है, ये n इलेक्ट्रॉन है, और इसका वेलोसिटी जो है vn है। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालते हैं। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर v1 है, तो उसका जो थर्मल वेलोसिटी होगा, जो इसके पास पहले से ही था, जब हमने बैटरी कनेक्ट, जब इससे पहले थर्मल वेलोसिटी, बैटरी कनेक्ट करने से पहले जो उसके पास वेलोसिटी था, थर्मल वेलोसिटी, वो होगी, हम लिखते हैं इसे u1। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस t1। जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, जो दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम रहेगा, उसे हम लिखते हैं t1। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी v2। तो इसे बिल्कुल इसी तरह से हम लिखेंगे, तो ये आएगा u2 प्लस a t2। ठीक, इसी तरह से हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, v3 इज इक्वल टू, ये आएगा u3 प्लस a t3, सॉरी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, तो यहाँ पे हम n डालेंगे, un प्लस a tn। ठीक, इसी तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इन सारे वेलोसिटीज का एवरेज निकालते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, हम सभी को सम कर देते हैं और फाइनल से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं vd, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं vd। d मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हम सब का सम कर देते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश vn। ठीक है, तो इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से हम इनके वैल्यूज पुट कर देंगे, v1 का वैल्यू, v2 का वैल्यू और vn का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे v1 हमारे पास आएगा, ये है हमारे पास u1 प्लस at1, और v2 हमारे पास आएगा u2 प्लस at2 प्लस vn प्लस atn। ठीक है,
और डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने पे हम क्या करते हैं, सभी का सम करके, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी ऊपर में, एवरेज निकालने पे हम सभी का सम करने के बाद उसके टोटल से हम उसे डिवाइड भी कर देते थे, ठीक है। तो वी डी यहाँ पे आएगा U1 प्लस ए T1 प्लस U2 प्लस ए T2 प्लस डैश UN प्लस ए TN डिवाइडेड बाय N, ठीक है। अब इसे फिर से कर देते हैं, वी डी वी इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, U1 प्लस ए T1 प्लस U2 प्लस ए T2 प्लस डैश UN प्लस ए TN डिवाइडेड बाय N, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी इनिशियल वेलोसिटीज है उनको अलग से लिखेंगे और जितने भी वैल्यूज है एक्सेलरेशन के साथ उनको अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो वीडी हमारे पास आएगा U1 प्लस U2 प्लस डैश UN डिवाइडेड बाय N प्लस, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को भी मिटा रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे बचा A, क्योंकि अब देखिए A सब में कॉमन है तो मैं यहाँ से A को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा T1 प्लस T2 प्लस डैश प्लस TN डिवाइडेड बाय N, ठीक है। यहाँ पे N जो है वो दोनों के साथ रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा के इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब जो है कल, अगर आपको याद होगा तो 18 लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये जो है एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर का, वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसीलिए खाली तार में, खाली वायर में करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास बचा वी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी देखिए ये T जो है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का क्या निकाला हुआ है, एवरेज निकाला हुआ है। तो इस सभी को हम कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और हम इसे T से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा A, और इन सभी के जगह पे हम लिखेंगे T, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है, F इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे हमारा VD बन जाएगा, A की जगह पे आएगा F डिवाइडेड बाय m, जो कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ से लिया है, ठीक है। तो VD इजिकल टू हमारा बना F डिवाइडेड बाय m T। अब F का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू हो गया QE, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम E से लिखते हैं और इसके साथ माइनस साइन भी हम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस EE। यहाँ पे E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है E जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और E जो है, कैपिटल E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हम F की जगह पे लिख सकते हैं माइनस EE। तो VD हमारा बन जाएगा माइनस EE T डिवाइडेड बाय M। तो ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो D को थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में लिखिए,
तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड मास। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg। ठीक है, तो ये हमारा निकला एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ हमें ये शो करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमेशा क्या है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम पढ़ लेते हैं रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, करंट का डिफिनेशन मैंने इलेक्ट्रिक करंट के समय आपको पढ़ा दिया था। तो आई से हम लिखते थे आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता था। ठीक है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन शो करते हुए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्यू को भी निकालना पड़ेगा और टाइम को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्यू को निकालते हैं। तो क्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि मोटाई कितना है? ए है, और इसका लेंथ क्या है या हाइट भी कह सकते हैं, इसका लेंथ जो है एल है। ठीक, तो अगर ये हमारा एक कंडक्टर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, तो इसका वॉल्यूम होगा एल। ठीक, तो अगर हम ये मान ले कि एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो E है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे कंडक्टर में कितना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा टोटल वॉल्यूम इनटू Ni। तो हमारा टोटल चार्ज क्या होगा इस कंडक्टर के अंदर? ये होगा Al वॉल्यूम इनटू Ne। तो ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो अब हमारा Q तो निकल गया। अब हमें टाइम को निकालना है। टाइम तो सिंपल फॉर्मूले से निकल जाएगा। टाइम हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम किसके बराबर होगा? तो टाइम बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक, अब इसी कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, अगर हम इसे किसी बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगेंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव एंड की तरफ, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास होगी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि कंडक्टर का लेंथ जो है वो एल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होना चाहिए? एल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एल और वेलोसिटी हमारा आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम को भी हमने टाइम को भी निकाल दिया। टाइम हुआ हमारा एल डिवाइडेड बाय वीडी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम करंट के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। तो Q हमारा यहाँ से आ जाएगा AL N E
डिवाइडेड बाई टी, टी हमारे यहाँ से आएगा L डिवाइडेड बाई वी डी, L डिवाइडेड बाई वी डी, ठीक है। अगर हम इससे रेसिप्रोकल को हटाएं तो ये इस तरह से आएगा, I इज इक्वल टू ALNE इंटू वी डी डिवाइडेड बाई L। तो L और L यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा I इज इक्वल टू ANE वी डी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट किसके बराबर होता है, करंट बराबर हो रहा है ANE वी डी। ए हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ई हमारे पास है इलेक्ट्रॉन चार्ज, एंड वी डी है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी which is gained by the electron during drifting from negative terminal to positive terminal of the battery under the influence of external electric field, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और टॉपिक बचता है यहाँ पे, वो है मोबिलिटी, उसे भी कर लेते हैं जल्दी से। मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है सिंपल सा डेफिनेशन मोबिलिटी के बारे में। तो मोबिलिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन किया है, उस चीज को हम कहेंगे मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मोबिलिटी को हम किस तरह से, हम म्यू से डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखते हैं। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, वो आता था QET डिवाइडेड बाय M। इसे हम ऐसे लिखेंगे QET डिवाइडेड बाय M होल डिवाइडेड बाय E। यहाँ पे मैंने Q इस्तेमाल किया था, वहाँ पे हमने E इस्तेमाल किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा था, इसीलिए चार्ज को मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसे ही जर्नल चार्ज के लिए Q लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये E और ये E कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा यहाँ पे QT डिवाइडेड बाय M, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, तो ये फार्मूला से, इसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं VD इज इक्वल टू E म्यू, या इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू E। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा हो तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में E लिखेंगे ताकि हमें पता चले ये मोबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टाइम भी हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास, तो जल्दी से हम ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में पहले भी आपने 10 क्लास में पढ़ लिया है, तो इसमें आपको कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ओम्स लॉ क्या है, साइमन ओम्स जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 1827 में वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट पे। वो देखना चाह रहे थे कि किसी भी वायर से कितना करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें ये पता लगा कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो इसका ये मतलब है अगर किसी भी वायर में से अगर करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर करंट का फ्लो कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी कम ही होगा, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से लिखते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर
उस कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी जो है ओम्स लॉ जो है फॉलो करेगा, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ओम्स लॉ हमसे कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो V हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं और I से हम करंट को डिनोट करते हैं। तो हम इस तरह से लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ने पे करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम होने पे करंट भी कम होगी। तो इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटने पे यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं R से, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। रेजिस्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 20 में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू अगर I को हम लिखे तो R को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास V डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो ओम्स लॉ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है is directly proportional to the potential difference across any end of the conductor and is inversely proportional to the resistance of a conductor। तो यहाँ से इससे साफ पता लगता है कि करंट और रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो यकीनन जो है करंट जो है कम फ्लो करेगी, अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में जो है लेक्चर 20 में हम रेजिस्टेंस को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।